लोकतंत्र 2024 का महापर्व प्रारंभ हो चला है। चुनावी बयार चलनी प्रारंभ हो चुकी है। सियासी दल शह और मात के खेल में जुट चुके हैं। सभी दल शतरंज रूपी सियासी चाल चलने को तैयार है। तलाश है तो बस एक मौके की। लोकतंत्र 2024 का महापर्व प्रारंभ हो चला है। चुनावी बयार चलनी प्रारंभ हो चुकी है। सियासी दल शह और मात के खेल में जुट गए हैं। सभी दल शतरंज रूपी सियासी चाल चलने को तैयार हैं। तलाश है तो बस एक मौके की। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमारे ब्यूरो हेड मऊ राजेश वर्मा की दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समस्याओं को रेखांकित करते हुए एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। आइए सुनते हैं आखिरकार दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता से हमारे ब्यूरो हेड की क्या बातचीत हुई। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं राजेश वर्मा। लोकतंत्र का बिगुल बज चुका है। सभी दल शतरंज रूपी सियासी चाल चलने को तैयार हो चुके हैं। तलाश है तो बस एक मौके की। इस बीच हमारे साथ हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार और राष्ट्रीय जन जागरण परिषद के संस्थापक श्री सुरेश लाल श्रीवास्तव। चाणक्य न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपकी बात में नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले चाणक्य न्यूज इंडिया की तरफ से मैं राजेश वर्मा आपका आपकी बात में स्वागत करता हूं। साथ ही सवालात और जवाब का सिलसिला मैं चालू करूं तो सबसे पहले आपके लिए मेरा पहला प्रश्न है। आप एक पत्रकार हैं। आपने पत्रकारिता के हर प्रकार के सामान और पतझड़ को आपने देखा है। आपकी नजर में कल की और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर दिखता है? देखिए, पत्रकारिता एक बहुत ही पुनीत पेशा है और पत्रकारिता मिशन है। पत्रकारिता के माध्यम से आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक का इतिहास अगर देखा जाए तो राष्ट्र के निर्माण में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रकारिता एक पुनीत कार्य है। आपने कहा पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में अंतर। आज भी मात्र चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो आज भी पत्रकारिता की वही पुनीत धारा अपने देश में प्रभावित हो रही है। राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में पत्रकारिता पर जो द्वेष लगा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं द्वेषवश, ये उनकी हताशा का परिणाम है। कोई नेता कुछ बोलता है, पत्रकारिता उसे सही सही दिखा देती है। कल को कहने लगता है कि हमारे समाचार को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। आप राष्ट्रीय जन जागरण परिषद के संस्थापक भी हैं। जन जागरण परिषद का गठन हो, इसका क्या कारण रहा? देखिए, आजादी के पहले 3 जनपद इस देश के आजाद हो गए। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, महाराष्ट्र का सतारा जिला और पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला। आज रतनपुरा विकासखंड भले ही भौगोलिक दृष्टि से नवसृजित मऊ जनपद में चला गया, लेकिन वो बलिया जनपद का हिस्सा था। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन बलिया आजाद हो गया था 19 अगस्त 1942 को। तो देश के पहले आजाद होने वाला जिला जो बलिया था उसके अमंग है। और रतनपुरा के सेनानियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था इस लड़ाई में। पूरे विश्व के स्वाधीनता संग्राम का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो बलिया का इतिहास स्वर्णाक्षरों में अंकित है। बलिया का एक गौरवशाली आजादी स्वाधीनता का इतिहास एक प्रेरणादायक इतिहास है। और इसलिए रतनपुरा विकासखंड के जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, भौगोलिक परिस्थितियों के बदलने के बाद धीरे धीरे लोग उसको भूलते गए। चूंकि स्वाधीनता आंदोलन हमारा एक स्वर्णिम आंदोलन है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को जाने कि रतनपुरा विकासखंड के सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा योगदान दिया। मैं तो देखता हूं जिनके घर के शहीद हुए
जिनके घर के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, उन परिवारों को पता नहीं है कि हमारे पुरखे भी आज़ादी के आंदोलन में थे। इसलिए आज़ादी के नायकों का स्मरण करने के लिए, आज़ादी के नायकों की स्वर्णिम गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे, इस निमित्त हमने राष्ट्रीय जनजागरण परिषद की स्थापना किया और राष्ट्रीय जनजागरण परिषद के तत्वावधान में प्रत्येक 19 अगस्त को हम रतनपुरा के शहीद स्थल पर सेनानियों की याद में कार्यक्रम करते हैं, जिसमें लगभग कई हजार बच्चे बच्चियां प्रतिभाग करते हैं। आज रतनपुरा का कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची, किसी भी विद्यालय का छात्र, ये सब जान गए हैं कि हम आज़ादी के पहले आज़ाद होने वाले जनपद के अंग हैं और हमारे घर के नायकों ने भी आज़ादी की लड़ाई में संघर्षपूर्ण काम किया था और आज़ादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। आज पत्रकारिता को गोदी मीडिया और एक पत्रकारों को बिकाऊ कलमकार कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। पत्रकारिता बिकी हुई नहीं है। ऐसा कहने वाले जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर झांक के अपनी असलियत देखना चाहिए। जब कोई ऐसी बात आती है और कोई पत्रकार उसको दिखाता है, जब जनता में उसकी प्रतिक्रिया होती है तो कहते हैं कि तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। वो पत्रकार पर दोष आरोपण करते हैं। पत्रकार और पत्रकारिता का पेशा एक स्वच्छ पेशा है। जैसा है वैसा पत्रकारिता के माध्यम से जब दिखाया जाता है तो कुछ लोगों को कष्ट होता है, वो अपनी असलियत नहीं सामने आने देना चाहते हैं। मैं पत्रकारिता को कोई दोष नहीं देता। आज भी पत्रकारिता पूरी तरह निष्पक्ष है, निष्कलंक है और अपने मिशन के रास्ते पर चल रही है। संक्षिप्त में मैं ये चाहूंगा, एक पत्रकार की व्यथा क्या होती है, इसे आप संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें। देखिए, पत्रकार की व्यथा तो बहुत है। सिर से सीने में कभी, पाँव से पैरों में कभी, एक जगह हो तो कहीं दर्द यहाँ होता है। एक पत्रकार के सामने सबसे बड़ी व्यथा जो होती है कि उस पर बेवजह आरोप लगा दिए जाते हैं। बेवजह आरोप लगाकर पत्रकारिता को बदनाम करने की साजिश की जाती है। इसके साथ ही पत्रकारों की सुरक्षा का प्रश्न भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा। आने वाले दिनों में मैंने देखा कितने पत्रकारों की हत्या हुई, कितने पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया। पत्रकारों को प्रताड़ित करने का जो क्रम है वो रुक नहीं रहा। अगर निष्पक्ष पत्रकारिता कोई पत्रकार करता है और प्रताड़ित होता है तो गहरी संवेदना की बात है। शासन और प्रशासन को चाहिए कि पत्रकार अगर अपना दायित्व का निर्वहन करता है तो उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो चला है। आपके अनुसार आज के सियासी दल और प्रतिनिधियों तथा कल के सियासी दल और प्रतिनिधियों में आपको क्या अंतर दिखता है? देखिए, बहुत अंतर। समय के साथ राजनीतिक धारा में गिरावट आई है। लोकतंत्र का महापर्व प्रारंभ हो गया। लेकिन आज की राजनीति जिस रास्ते पर चल रही है, जब पूर्व की राजनीति का आकलन करता हूं, मैं संस्मरण आपको बताता हूं अपने क्षेत्र का। 1957 संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो रहा था। उस समय रतनपुरा ब्लॉक बलिया जनपद में था और रसड़ा लोकसभा थी। हम रसड़ा लोकसभा के अंतर्गत थे। हल्दरपुर गांव के शिवशंकर सिंह भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी थे। कम्युनिस्ट पार्टी से कॉमरेड सरजू पांडे प्रत्याशी थे। लेकिन विभिन्न दलों के अलग अलग प्रत्याशी होने के बावजूद भी शाम को जब प्रचार करके लोग लौटते थे तो यही हरदेव शर्मा के यहाँ एक जगह सबका भोजन बनता था, एक जगह सब लोग खाते थे, आपस में हंसी ठिठोली होती थी और सुबह सभी अपने अपने वाहन से अपने क्षेत्र में अपने प्रचार के लिए निकल जाते। पहले आपसी तालमेल सामंजस्य था राजनीति में,
लेकिन आज उसका अभाव दिख रहा है। पहले जिस तरह की राजनीति थी, मुद्दों की राजनीति थी, आज राजनीति की दिशा बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज राजनीति जातिगत राजनीति बनकर रह गई है। एक स्वतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह कितना उचित है? देखिए, जातिवाद राजनीति में कभी भी उचित नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर आज तक जो संघीय लोकतंत्र का दौर चला, सभी ने जातिवाद का विरोध किया, लेकिन सारे दलों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर इस देश की जनता जाति के नाम पर मतदान करना बंद कर दे तो नेता भी जात के नाम पर टिकट देना बंद कर देंगे। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जनता अच्छे प्रत्याशियों की वोट दे, मुद्दों के आधार पर वोट दे, जाति के नाम पर वोट न दे। जिस दिन, मैं पुनः कहूंगा, जिस दिन इस देश की जनता जाति के नाम पर मतदान करना बंद कर देगी, इस देश के नेता भी जाति के नाम पर टिकट देना, जाति के नाम पर राजनीति करना बंद कर देंगे। इसलिए इसमें जनता को और राजनीतिक दलों को, दोनों को आगे आना होगा। आपके अनुसार राष्ट्र की प्रगति का आधार क्या है? संक्षिप्त में बताने की कोशिश करें। देखिए, राष्ट्र की प्रगति का आधार हमारी शिक्षा है। एक शिक्षित नौजवान, एक शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात दिखाई देती है, शिक्षा में संस्कारों का अभाव हो गया। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति चली आजादी के बाद, हमने शिक्षित बनाया लेकिन संस्कारित नहीं बनाया। हमारे यहाँ कहा गया है, शील विनय आदर्श शिष्टता, तार बिना झंकार नहीं, वह शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, अधिनैतिक आधार नहीं। शिक्षा में संस्कार और नैतिकता का जो ह्रास हुआ है, वह देश के लिए सबसे बड़ा घातक है। क्योंकि श्रवण कुमार के देश में वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, राम और भरत के देश में अच्छे अच्छे लोग रिश्तों का खून करते हैं। आज टूटता हुआ परिवार, भटकता हुआ समाज इस देश को दिशा नहीं दे सकता। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा को संस्कार युक्त किया जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, नैतिकता पूर्ण शिक्षा दी जाए। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में आप किस मुद्दे को एक राष्ट्र के लिए खतरा मानते हैं? देखिए, राष्ट्र के लिए घातक एक ही मुद्दा होता है। हम जिस देश के नागरिक हैं, उस देश के प्रति हमारी पूरी समर्पण भावना रहनी चाहिए। लेकिन आज भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का अन्न जल ग्रहण करते हैं, इस देश की हवा में सांस लेते हैं, लेकिन इस देश के साथ वफादारी नहीं कर पाते। आज भी अपने देश में अगर विदेशी देश का के जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, इस भारत माता को अपनी मां माने और इस भारत माता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहे। यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। CAA आपके समझ से कितना उचित है? देखिए, CAA बहुत उचित है। CAA आज लागू हुआ है, इसको बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। जब देश को आजादी मिली और देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आज विभाजन हो गया, लेकिन अगर कोई इधर से उधर आना चाहे, उधर से इधर जाना चाहे तो आ सकता है, जा सकता है। आज पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जो हिंदू समाज है, जो अल्पसंख्यक है, उसकी स्थिति कितनी दयनीय है यह किसी से छिपा नहीं है। सारे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में यह दिखाई देता। वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, आप इसे कितना सफल मानते हैं? देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की सफलता के सवाल पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दोनों ही सरकारें जिस उद्देश्य को लेके आई, जिस अपने मैनिफेस्टो को, घोषणा पत्र को लेके आई,
उस घोषणा पत्र को उन्होंने लागू किया है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, समस्याएं एक दिन में हल नहीं होती हैं, लेकिन धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण, अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिसको केंद्र सरकार ने हल किया है, जिनको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। सारे लोग कहते थे कि समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। और उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज और गुंडा राज का बोलबाला था, जो सत्ता के संरक्षण में संरक्षित अपराधी गिरोह, संगठित गिरोह चल रहे थे, आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन गिरोहों को नस्तानाबूद करके जनता के मन में एक विश्वास पैदा करने का काम किया है। इसके लिए बधाई के पात्र। महंगाई पर आपकी क्या राय है? देखिए, महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोरोना काल में, कोविड का जो संक्रमण काल चला, हम देखते हैं पूरे विश्व में महंगाई का जो स्तर है, जिस स्तर पर महंगाई बढ़ी है, अभी हमारे यहाँ भारत देश में उसमें बहुत गनीमत। महंगाई बढ़ी है, इसके लिए यह जरूरी है कि हमारी जो आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको नियंत्रित किया जाए। और शासन को भी चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल के लिए एक ऐसी समिति बनाए जो निरंतर देखरेख करती रहे और जमाखोर किसी भी कीमत पर महंगाई का वातावरण न बना सके, महंगाई जनता पर थोप न सके। यह आवश्यक है कि सरकार इस पर सतत निगरानी रखे। वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, वन एजुकेशन छूट रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, वन एजुकेशन बहुत जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन, अभी रिपोर्ट आई है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी थी, उस समिति ने इसको कहा है कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये अच्छी बात है, बार बार चुनाव होते रहते हैं हमारे देश में, कितना पैसा खर्च होता है, आचार संहिता लगने से कितने कामों में अवरोध होता है। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये उचित चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो। लेकिन आपने वन एजुकेशन की जो बात की, ये भी बहुत जरूरी पहलू है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, कच्छ से कामरूप तक एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमारी बाधा राजनीति है। जो लोग भाषा की राजनीति करते हैं, जैसे तमिलनाडु के लोग हैं, वो हिंदी का प्रखर विरोध करते हैं। धीरे धीरे सरकार को चाहिए कि ऐसे वातावरण बनाए, एक ऐसा सामंजस्य बने कि सारे देश में एक समान शिक्षा लागू हो। और अगर एक समान शिक्षा लागू हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी, देश की एकता और अखंडता के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी एवं एजुकेशन। राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जब युवा प्रगति करें और उनकी प्रगति का आधार बने। आज के युवा मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं। बेरोजगारी प्रदेश के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार ने जो स्किल इंडिया शुरू किया, मुद्रा लोन की योजना जो सरकार ने शुरू की, बिना किसी गारंटी के मुद्रा लोन के तहत लोन मिल रहा है। सबको सरकारी नौकरी कोई भी सरकार नहीं दे सकती। ये संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन इस सरकार ने जो एक अवसर उपलब्ध कराया है इस नौजवानों को कि काम करने के लिए उनको धन दे रही है। और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो शासन की योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगारी का रोना तो रोते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते हैं। ऐसे नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि रोना रोने से कुछ नहीं होगा। आवश्यक है कि हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ें। और सरकार जो योजना चला रही है, स्किल इंडिया, तमाम तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, बैंकों से सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारे खादी ग्राम उद्योग बोर्ड से, जिला उद्योग केंद्र से, सेवायोजन कार्यालय से, और जगह जगह जो सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से ब्लॉक स्तर तक जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है पंजीकृत श्रमिकों का, उनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश के नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि उसमें भाग लें और सिर्फ सरकारी नौकरी की आशा छोड़कर
और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े और रोजगार मांगने वाला नहीं और रोजगार देने वाला बने, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। सरकारी नौकरी सबके लिए संभव नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम स्वतः आगे बढ़ें और आगे बढ़कर शासन की सुविधाओं का लाभ उठाकर उद्योग धंधे स्थापित करें और 10 लोगों को रोजगार भी देने का काम करें। चुनावी बयार चल चुकी है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, 400 पार या अन्य सरकार? देखिए, मोदी सरकार नारा दे रही है अब की बार 400 पार। विपक्ष भी अपना नारा दे रहा है सत्ता के लिए। एक चुनावी संग्राम में दोनों पक्ष आपस में अपना अपना पक्ष रखेंगे जनता के सामने। जनता क्या निर्णय देती है अभी नहीं कहा जा सकता। ये जनता का निर्णय होगा। जनता जो निर्णय देगी वो सबको स्वीकार होगा। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष, ये जरूर है कि विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया था वो गठबंधन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। इसलिए मजबूत संसदीय लोकतंत्र में सत्ता के साथ मजबूत विपक्ष भी आवश्यक है। इसलिए यह निर्णय जनता का है। ये तो 4 जून को ही स्पष्ट होगा कि किसकी कथनी किसकी करने में कितना दम है, कितना बल है, क्योंकि अब हम आए हैं करेंगे रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अंत में एक जिम्मेदार नागरिक और प्रबुद्ध पत्रकार होने के नाते आपके साथी विपिन कुमार वर्मा जी हैं। आप लोग देशवासियों को और चाणक्य न्यूज इंडिया परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चाणक्य न्यूज इंडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक नए परिवर्तन, आज अभी आपने मुझसे बात किया जातिवाद के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तमाम मुद्दे पर। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जनता के जागृत केंद्रों से होगा विमल प्रकाश। हमारी देश की जनता जागरूक हो, देश की जनता जो रूढ़ियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, राजनीतिक बुराइयां हैं, उनके प्रति मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद करे, तभी इस देश का भला हो सकता है। राजनेताओं से बहुत आशा नहीं की जा सकती। मैंने कहा ना, जिस दिन जनता जाति के नाम पर वोट देना बंद कर देगी, नेता राजनीति करना बंद कर देंगे, जाति के नाम पर टिकट देना बंद कर देंगे। हम जिस क्षेत्र के निवासी हैं, हमारा सांसद जेल में रह के जीता, चुनाव जीता, जेल में रह के उसका कार्यकाल खत्म हो गया। हमारा विधायक सब परिवार जेल में है। इन बातों पर हमें विचार करना होगा। राजनीति में जो लोकतंत्र का ये महापर्व है, एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर को हम हाथ से न जाने दें। हम अपना मतदान किसी लोभ में, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में न करें, और जो अच्छा हो, जो क्षेत्र के विकास के लायक हो, जो देश और समाज के लायक हो, उसके पक्ष में मतदान करें। इसी से मैं जनता से आग्रह करूंगा कि बिना किसी लोभ प्रलोभन के देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में जिसे उचित समझती हो उसके पक्ष में मतदान करे। यही उचित होगा, क्योंकि जो सार्थक नेतृत्व होगा, जो मजबूत नेतृत्व होगा, वही नेतृत्व देश और समाज का भला कर सकता है। तो मैं देशवासियों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा, इस लोकतंत्र के महापर्व को एक त्योहार के रूप में लें, अच्छे लोगों का चुनाव करें और मतदान अवश्य करें। इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में यह जरूरी है कि हम भाग लें। जितना अधिक से अधिक हो सके हम 100% अगर मतदान कर सकें तो और अच्छी बात है। सभी लोग इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में प्रतिभाग करें, तभी यह देश मजबूत होगा। यही मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति अवश्य दें, अपनी सहभागिता अवश्य दें। आप दोनों बंधु चाणक्य न्यूज इंडिया के आपकी बात कार्यक्रम में समय दिए, इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पे जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज।
देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।